आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर, सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इन तिरंगा शाखाओं में भारत का तिरंगा लगाकर गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का संविधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे। और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापुरुष के विषय में उस दिन चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद अशफाक उल्लाह, काकोरी कांड के शहीदों की चर्चा, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की चर्चा, 1857 के गदर की चर्चा। नियमित रूप से उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव और कस्बों कस्बों में हम तिरंगा शाखाएं लगाकर भारत की पहचान से, भारत की जो खूबसूरती है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, उससे जनता को अवगत कराने का काम करेंगे तिरंगा शाखाओं के माध्यम से। और इन तिरंगा शाखाओं में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यानी कि 10,000 शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी। और 1 जुलाई से तिरंगा शाखाओं का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। तब तक जितनी शाखाएं हमारी बन जाएंगी, उन जगहों पे हम लोग अपनी शाखाएं प्रारंभ कर देंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान।
इस लक्ष्य को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ नगर पालिका के, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा। परसीमन भी चल रहा है, वार्डों का पुनर्गठन भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मौजूदा समय में 12,000 के लगभग वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगभग 17 नगर निगम है जिसमें 1300 वार्ड हैं। लगभग 198 नगर पालिकाएं हैं जिसमें 5,200 के करीब वार्ड हैं और 438 टाउन एरिया यानी कि नगर पंचायत है जिसमें लगभग 5,300 के लगभग वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में और सभी चेयरमैन और मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और इसके लिए आप जैसा जानते हैं कि हमने अभी पूरे पार्टी का संगठन भंग करके रखा है। जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं उनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उनके क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम के वार्ड, वहां पर वार्ड कमेटियों का गठन और वार्ड कमेटी के नीचे बूथ कमेटियों का गठन और बूथ कमेटी के नीचे 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी का गठन हम लोग करेंगे। यानी अगर एक बूथ में 1200 वोट हुए तो आमतौर पर 300 घर माने जाएंगे और 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाएंगे। जो मोहल्ला प्रभारी अपने घर के ऊपर आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगाएगा, आम आदमी पार्टी के कुछ मुद्दे लिखेगा, केजरीवाल जी की और अपनी फोटो लगाएगा, आम आदमी पार्टी का नाम लिखेगा और अपने को मोहल्ला प्रभारी के तौर पर लिखेगा और उन 30 घरों में जनसंपर्क का काम उस मोहल्ला प्रभारी का होगा। तो यानी एकदम माइक्रो लेवल पर, जमीनी स्तर पे, एकदम नीचे से संगठन की शुरुआत ऊपर के लिए होगी। तो एक मजबूत संगठन का हम लोग निर्माण करेंगे और मजबूती से नगर निकाय के चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जबरदस्त बिजली का संकट है। मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि बांदा देश का सबसे गर्मी झेलने वाला जिला बना उत्तर प्रदेश का। 47 डिग्री टेम्परेचर रहा और पूरे बुंदेलखंड में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कटौती हो रही है। यही हालत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की है। गांवों में लाइट नहीं है, शहरों में लाइट नहीं, कस्बों में लाइट नहीं। 23,000 मेगावाट की जरूरत है और 19,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल पा रही है, यानी 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है। और कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है? कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है और कोल इंडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं। तो मैंने उनसे जानकारी ली तो 2 साल तक जब कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, बिजली का कम उपभोग हुआ, उस समय में कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का प्रोडक्शन जारी था। कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में। और भारत पूरे दुनिया में 3रे नंबर पर कोल उत्पादन के मामले में। ऐसे देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। कोयले का इतना स्टॉक होता है कोल इंडिया के पास, कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया?
15,600 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य सरकारें 15,600 करोड़ रुपए का बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर कोयले का। यानी कि कोल इंडिया से कोल खरीद लिया गया और राज्य सरकारों ने उनका भुगतान नहीं किया। कितने का? 15,600 करोड़ रुपए का। और यह संकट पैदा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की राजनीति को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के भ्रष्टाचार को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह संकट पैदा किया जाता है, यह प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यह फायदा कैसे होता है? अब 4,000 यूनिट 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। अब ये 4,000 मेगावाट की जो खरीद होगी प्राइवेट कंपनियों से एक्सचेंज में, वो होगी 17 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, अनाप शनाप तरीके से, क्योंकि कोयले का संकट पैदा कर दिया गया। बिजली की जरूरत बढ़ गई है, बिजली की जरूरत पूरी हो नहीं रही है, तो साहब हमें तो प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा, अडानी से खरीदना पड़ेगा, उनकी पावर कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो आपको इस संकट की घड़ी में पर यूनिट देंगे 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए। और उसकी वसूली किससे होगी? हमसे और आपसे वसूली होगी। यह है भ्रष्टाचार का पूरा खेल। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी की सरकार जो चुनाव के पहले कहती थी हम उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली देंगे। एक कहावत है हम लोगों के यहां कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो भाजपाई भी कहने लगे हम भी फ्री देंगे, हम भी फ्री देंगे। फ्री देने के लिए नियत होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप में ना योजना है, ना समझ है, ना नियत है। फ्री बिजली तो दूर की बात है, बिजली गुल कर दी आपने, बत्ती गुल कर दी पूरे प्रदेश की। तो ये प्रायोजित संकट है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोयले के प्रोडक्शन की हिंदुस्तान में कमी हो जाएगी, कोयले का संकट हिंदुस्तान में खड़ा हो जाएगा, ये सहज रूप से विश्वास करने वाली बात नहीं है। भारत दुनिया के कोयला उत्पादन के मामले में सर्वोच्च देशों में से एक आता है। 3 देशों, अगर टॉप के 5 देश होंगे तो उसमें से तीसरा चौथा नंबर भारत का है। अब इस कोयले के संकट के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक जांच होनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस समय पूरे प्रदेश में बुलडोजर राजनीति चल रही है, और बुलडोजर राजनीति कहां पहुंच रही है? गरीब की झुग्गी में पहुंच रही है, गरीब की चाय की दुकान पे पहुंच रही है, उसकी रेहड़ी पे जो सब्जी की दुकान लगी है वहां पहुंच रही है। यह बुलडोजर की राजनीति ठेले वालों तक पहुंच रही है। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोहरी व्यवस्था चला रही है, दोहरी व्यवस्था। पूरे उत्तर प्रदेश की जांच कराई जाए, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपतियों को हजारों लाखों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई, कौड़ियों के दाम। और मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, 14,000 एकड़ जमीन, थोड़ी बहुत नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14,000 एकड़ जमीन अडानी को दी गुजरात के अंदर। और जानते हैं कितने में दी? 1 रुपए स्क्वायर मीटर, 1 रुपए स्क्वायर मीटर मुंद्रा में दी। 14,000 एकड़ जमीन गुजरात के अंदर 1 रुपए स्क्वायर मीटर, यानी जितने में लेमन जूस मिलता है, हम लोगों के यहां गांव में कंपट और लेमन जूस जिसको बोलते हैं, उतने में 1 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी। 14,000 एकड़ जमीन।
अडानी को। नागपुर में 142 हेक्टेयर जमीन अडानी को मिली है। सैकड़ों एकड़ जमीन हरियाणा में मिली है। उत्तर प्रदेश में आप जांच कराएंगे, तमाम अधिकारियों का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण, तमाम पूंजीपतियों का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण, तमाम नेताओं का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण। यहां के मेयर, यहां के पार्षदों की जाके घर चेक कर लीजिए। दिल्ली में तो हम लोगों ने चेक किया, मीडिया वालों ने चेक किया, सारे मेयर अतिक्रमण करे बैठे हुए थे। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों और इंडस्ट्रिस्ट के घरों पर, उनके इंडस्ट्रीज पे, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो नेताओं के द्वारा गांव और कस्बों और शहरों के अंदर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के पार्षदों और मेयरों ने जो कब्जा कर रखा है जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाओ। शुरुआत वहां से करिए, अपने नेताओं से शुरुआत कीजिए। गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है, चाय की दुकान लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? उसका रोजगार छीन के उसको अपराधी बनाना चाहते हैं? वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कट्टा लेके चोरी करेगा, राहजनी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कैसे पेट पालेगा? मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचो नौजवान को, और आप पकौड़े का ठेला उजाड़ रहे हैं। और इसमें कोई नहीं बच रहा है, याद रखिएगा। ये मुसलमानों का नाम तो ले रहे हैं, दिखा तो रहे हैं क्या मुसलमानों को उजाड़ रहे हैं, मुसलमान, ये सबको उजाड़ रहे हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो। ठेले वाला कौन है? सब्जी बेचने वाला कौन है? सोनकर बिरादरी का आदमी, उसकी दुकान उजाड़ रहे हो आप। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और बुलडोजर राजनीति जो है, ये इनके हिटलर शाही का प्रतीक है, ये इनके तानाशाही का प्रतीक है, और ये इनकी गुंडागर्दी का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी इस प्रकार की सभी गुंडागर्दी के खिलाफ, जहां भी इनकी बुलडोजर की राजनीति चलेगी, गरीब को उजाड़ने का काम किया गया तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये बुलडोजर गरीब के पेट पर मत चलाइए योगी जी। 2 साल तो उसके रोजगार पर वैसे ही कोरोना में बुलडोजर चल चुका है, उसका घर और रोजगार वैसे ही बर्बाद हो चुका है। अब इस बुलडोजर राजनीति से उसके ऊपर कहर ढाने का काम मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। आपके राज में हो क्या रहा है? दोबारा आपकी सरकार बनी, हमने तय किया था 100 दिन तक इस सरकार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 100 दिन किसी भी नई सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी सरकार का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक ही परिवार के प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या, फिर हफ्ता भर नहीं बीता फिर 5 लोगों की हत्या। आपके खुद गृह जनपद में निषाद समाज के 3 लोगों की हत्या। एक एसआई दरोगा महिला वो आत्महत्या कर ले रही। बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, आत्महत्या कर ले रही हैं। इस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलेगी तो आम आदमी के मन में डर और भय का माहौल जो बना हुआ है, ये दूर होने वाला नहीं। इसलिए ये बुलडोजर राजनीति से और इस बुलडोजरी दिमाग से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, लाउड स्पीकर का जो मामला है, अभी तक जो जानकारी आई है, लगभग 57,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। और मैं पूरी लिस्ट पढ़ रहा था आज अखबारों में, उसमें बहुत सारे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, बहुत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, और लाउड स्पीकर जो वहाँ के
धर्मगुरु हैं या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति से उतारे गए हैं। इस पे मेरा कुछ भी बोला, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे मेरा कुछ भी बोलना राजनीति लगेगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपसी सहमति से हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, लोग अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर रहे हैं या लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, तो ये उनके प्रशासन के साथ सामंजस्य का फैसला है। इसमें राजनीति से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा। हमने लगभग 350 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हमारी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन बहुत दल यहां उत्तर प्रदेश में लड़े जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमें तो 2 सीट पे एक जगह 25,000 वोट, एक जगह 26,000 वोट मिला, कहीं 7,000 वोट मिला, कहीं 8,000 वोट भी मिला। कुछ जगहों पे अच्छे वोट मिले, बाकी वोट हमें नहीं मिले। लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट में पूरा इतिहास देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का उठाकर रख दिया था। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। 41 साल तक केरला में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही और उसको मात्र मिली 1 सीट, इस बार वो भी नहीं मिली। 41 साल तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कभी 2 सीट मिली, कभी 1 सीट मिली, कभी 2 सीट मिली, जमानतें जब्त होती रही। और तो और छोड़ दीजिए, 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। 173 सीट पे 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा के साथ। कितनी सीटों पे? 173 सीट पे। और आपको मालूम है परिणाम क्या रहा? हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री प्रचार करने भी गए, 173 की 173 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। 0.86% वोट शेयर आया। बंगाल का इतिहास उठा के देख लीजिए बीजेपी का। जनसंघ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बीजेपी कह रहा हूं। वर्षों तक इनकी जमानतें जब्त होती रही। हमने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली थी और हमने कहा भी था कि बाइपोलर चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, 2 गठबंधन के बीच में, एक सपा एक भाजपा। कहां गई बीएसपी? 1 सीट आई। कहां गई 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी? 2 सीटें आई, 2.5% वोट शेयर मिला। हमारी जमानतें जब्त हुई हैं, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण थक के रुक के बैठना, ये आम आदमी पार्टी की सोच और विचारधारा नहीं है। हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में जहां हम जाते थे, लोग कहते थे संजय जी इस बार माफ कीजिए, अगली बार आपका साथ देंगे। तो हम तो कहने जा रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में कि एक बार आपने मोदी जी को जिता दिया, एक बार आपने योगी जी को जिता दिया, अब ये तीसरी सरकार है नगर पालिका की सरकार। यहां आम आदमी को मौका दे दीजिए, केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे जी। हमारी तिरंगा शाखा है, हमारी शाखा तिरंगा शाखा है। तिरंगा रखकर, तिरंगा लगाकर, तिरंगे के सामने नमन करके भारत का संविधान पढ़ेंगे और भारत के संविधान के प्रति हर हिंदुस्तानी के मन में अच्छी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उसके रास्ते पर हम चलें। इसलिए हमने नारा दिया है, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारतीय संविधान। हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे, भारत के महापुरुषों की चर्चा करेंगे, भारत की एकता और अखंडता की चर्चा करेंगे। अपने समाज को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे विकास की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हिंदुस्तान को बेरोजगारी और अशिक्षा और अस्पताल की बदहाली से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में उस पर चर्चा होगी। इसलिए हमारी जो तिरंगा शाखा है वो राष्ट्र की मजबूती के लिए तिरंगा शाखा है।
प्रायोजित है। देखिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि पिछली बार इसी तरीके से एक बार कहा गया कि कोयले का संकट पैदा हो गया है। कहा गया नहीं कहा गया? वो कोयले का संकट अचानक दूर कैसे हो गया भैया? कैसे दूर हो गया? उस समय भी इसी तरह की फ्रंट पेज खबरें हर अखबार पे बनी थी और टीवी चैनल्स पे चला था। और तब भी यही कहा गया था कोयला 2 दिन का बचा है, कोयला 1 दिन का बचा है। आप याद कर लीजिए और खबरें जांच कर लीजिए, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो। यही कहा जा रहा था 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का। तो कहां से कोयला आ गया? जब 2 दिन का 1 दिन का कोयला बचा था, 6 महीने पहले कोयले का संकट पैदा किया गया था, तो कहां से कोयला आ गया? कोयला आ कहां से गया अचानक? इसलिए ये प्रायोजित संकट है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। उस समय का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो बिजली खरीदी गई प्राइवेट कंपनियों से, अडानी और तमाम कंपनियों से, 20-20, 22-22, 26-26 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदी गई। पैसा वसूला हमसे जाता है। ये घाटा बिजली विभाग का, इसको कोई बिजली मंत्री नहीं भरेंगे और न आदित्यनाथ जी भरेंगे, इसको भरेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हमसे वसूला जाएगा ये पैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी गहनता से जांच करेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आएगी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।